नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। हम लेकर हाजिर हुए महाराष्ट्र की 5 बड़ी खबरें जिनका आपसे है सरोकार। आपको बताएंगे क्यों शाह के बयान पर बौखलाए अजीत पवार, क्यों देवेंद्र फडणवीस के बयान पर मचा है सियासी घमासान, सीट शेयरिंग पर शाह की बड़ी बैठक, लाड़की बहन योजना की रकम हुई 3000, शिंदे के दांव से दबाव में विपक्ष। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। अमित शाह का बड़ा बयान, बोले 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में महागठबंधन की सरकार आएगी और 2029 में बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाएगी। देवेंद्र फडणवीस के वोट जिहाद पर बौखलाया विपक्ष, संजय राउत से लेकर शरद पवार ने फडणवीस से माफी मांगने को कहा। सीट शेयरिंग पर अमित शाह की बड़ी बैठक, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे से की चर्चा। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम एकनाथ शिंदे ने लाड़की बहन योजना को लेकर किया बड़ा ऐलान, राहत राशि को 3000 रुपए देने का किया ऐलान। देसी गाय को राज्य माता का दर्जा दिए जाने पर विपक्ष ने सरकार को घेरा, संजय राउत बोले ये सब चुनावी हथकंडे हैं। खबरों में सबसे पहले बात अमित शाह की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के मुंबई दौरे पर रहे, जहां चुनावों को लेकर उन्होंने मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई में बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से बात की। इससे पहले उन्होंने मुंबई के दादर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी बैठक की, जिसमें उन्होंने बताया कि चुनाव में कार्यकर्ताओं को क्या करना है और कैसे जीत हासिल करनी है, यानी जीत का मंत्र अमित शाह ने दिया। इस दौरान ही उन्होंने कहा 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में महागठबंधन की सरकार आएगी और 2029 में बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाएगी। कार्यकर्ता किसी सर्वे के बारे में सोचे नहीं, बस काम पर लग जाएं, सिर्फ चुनाव पर फोकस कीजिए। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनेगी, ये काले पत्थर पर लकीर है। महाराष्ट्र का चुनाव देश की दशा और दिशा बदलने वाला चुनाव है, इसलिए महाराष्ट्र चुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके लिए महाराष्ट्र में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाएं। अब अमित शाह के इसी बयान पर डिप्टी सीएम और एनसीपी नेता अजीत पवार ने 2029 में अपने दम पर सरकार बनाने वाले बयान पर सख्त टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि एक पार्टी के दम पर सरकार नहीं बन सकती, हर किसी को अपनी पार्टी खड़ी करने का अधिकार है। साल 1985 के बाद से अब तक 40 सालों में किसी एक पार्टी की सरकार नहीं रही। बाकी राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र की स्थिति अलग है। अजीत पवार की जन सम्मान यात्रा 2 अक्टूबर को बीट पहुंची थी, जहां एक बड़ी रैली की और इसके बाद अजीत पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां अजीत पवार से अमित शाह के बयान को लेकर सवाल पूछा गया, जिस पर उन्होंने कहा कि हर किसी को अपनी पार्टी खड़ी करने का अधिकार है। शाह के बयान से सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की टेंशन बढ़ गई है। वैसे भी अजीत पवार को लेकर आरएसएस और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पहले ही कह चुके हैं कि लोकसभा में एनसीपी से गठबंधन की वजह से बीजेपी की सीटें कम आई हैं। यानी अगर अजीत पवार महायुति से अलग होते हैं तो बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अजीत पवार के लिए एग्जिट का जो तैयारी जो है वो बीजेपी बहुत पहले से कर रही है और बीजेपी ने उन्हें बाहर जाने का रास्ता जो है वो पूरी तरह से खोल दिया है। शाह के इस बयान के बाद ये साफ है कि अजीत पवार अगर महायुति में नहीं रहते हैं तो इससे यहाँ महायुति को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको बता दें कि लेकिन सीएम एकनाथ शिंदे की जरूर यहाँ पर टेंशन बढ़ी हुई है, क्योंकि जिस तरह से अमित शाह ने कहा है कि 2029 में बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाएगी, उसके कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं और शाह के इस बयान को लेकर महायुति पर महाविकास आघाड़ी जो है वो हमलावर हो गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात फडणवीस के बयान से बौखलाए विपक्ष के। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और बीजेपी के सीनियर नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि लोकसभा चुनाव में वोट जिहाद हुआ और इस वजह से चुनावों में बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा। फडणवीस के इसी बयान पर विपक्षी दलों ने उन पर जोरदार हमला बोल दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार के दौरान भी वोट जिहाद शब्द का काफी इस्तेमाल किया गया था। सोमवार को कोल्हापुर में एक कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए फडणवीस ने कहा था 48 लोकसभा सीटों में से कम 14 सीटों पर वोट जिहाद देखा गया, जहां पर एक विशेष समुदाय के लोगों ने एकजुट होकर हिंदुत्ववादी उम्मीदवारों को चुनाव हराया। फडणवीस के इसी बयान पर वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने कहा है कि अगर आप मुस्लिम वोटों को वोट जिहाद कहते हैं तो आप भी हिंदू वोटों का वोट जिहाद कर रहे हैं। ऐसे में इन दोनों के बीच क्या अंतर है? महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि फडणवीस को समानता के मूल्यों का अपमान करने के लिए पूरे महाराष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने फडणवीस से सवाल पूछा।
उन्होंने कहा, क्या भ्रष्टाचारी लोगों से गठबंधन करना वोट जिहाद नहीं है? आप ऐसे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ गठबंधन में हैं जिन्होंने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है और उनके 40 विधायक भी भ्रष्ट हैं, तो क्या मुझे इसे वोट जिहाद कहना चाहिए? आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार के दौरान वोट जिहाद शब्द का काफी चर्चा में रहा था। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम ने एक चुनावी जनसभा में बीजेपी को हराने के लिए वोट जिहाद की अपील की थी। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था और यूपी पुलिस ने इसको लेकर शिकायत भी दर्ज की थी। अब चुनावों से पहले महाराष्ट्र में एक बार फिर वोट जिहाद शब्द का जमकर इस्तेमाल हो रहा है। एक तरफ देवेंद्र फडणवीस यहां पर बता रहे हैं कि 2024 चुनावों में बीजेपी की हार की वजह क्या रही, जिसमें वोट जिहाद एक बड़ी वजह थी, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसको लेकर सत्ता पक्ष पर हमलावर हो गया है और देवेंद्र फडणवीस से लगातार माफी की मांग कर रहा है। खबरों में आगे का रुख करते हैं। 1 अक्टूबर को सीट बंटवारे पर अमित शाह की बड़ी बैठक हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महायुति में सीट बंटवारे को लेकर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से उन्होंने लंबी चर्चा की। उनसे प्रदेश की राजनीति के हालात और सीट शेयरिंग, सीटों के बंटवारे में आ रही दिक्कतों और फार्मूले पर चर्चा की। इसके बाद उन्होंने महायुति के प्रमुख नेताओं की बैठक बुलाई। इस बैठक में उन्होंने सबसे पहले अजीत पवार और उनके गुट के नेताओं से बात की। इस मौके पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजीत पवार, सुनील तटकरे और मंगल प्रभात लोढ़ा भी मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक अमित शाह की इस बैठक में तीनों अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, जिनमें सीट शेयरिंग के फार्मूले के अलावा इलेक्टोरल मेरिट का भी मापदंड तय करना था। अजीत पवार ने पहले कहा था कि अगर किसी सीट पर किसी पार्टी का मौजूदा विधायक है लेकिन उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं है और वहां महायुति में शामिल किसी अन्य पार्टी का उम्मीदवार जीत सकता है, तो उन्हें उसे टिकट देने का फैसला किया जाना चाहिए। बैठक में छोटे दलों को भी सीटें देने पर चर्चा की गई। महायुति में शामिल छोटे दलों को कुछ सीटें दी जा सकती हैं और इसको लेकर एक फार्मूला, एक रणनीति बनाई गई है। तो एक एक करके यहाँ पर अमित शाह ने तीनों नेताओं से मुलाकात की। पहले देवेंद्र फडणवीस, उसके बाद अजीत पवार और यहाँ पर एकनाथ शिंदे से भी मुलाकात की। उसके बाद सीट शेयरिंग का फार्मूला जो है वो तय किया जाएगा और 1 से 2 दिनों में सीट बंटवारे का ऐलान किया जा सकता है। खबरों में अब शिंदे के बड़े ऐलान की। चुनाव से ठीक पहले सीएम एकनाथ शिंदे ने महिला वोटर्स को लुभाने के लिए एक बड़ा दांव चला है। शिंदे ने कहा है कि अगर राज्य की महिलाओं का उनकी सरकार को समर्थन मिला तो लाड़की बहन योजना के तहत आर्थिक सहायता राशि जो है उसको डबल कर दिया जाएगा। मौजूदा वक्त में सरकार इस योजना के तहत महिलाओं को 1,500 रुपए दे रही है। अगर सीएम ने ये वादा निभाया है तो ये राशि बढ़कर 3,000 रुपए हो जाएगी। शिंदे ने इस बात पर हैरानी जताई कि आखिर विपक्षी दल उनकी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लेकर इतनी ईर्ष्या क्यों करते हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि शिवसेना, बीजेपी और अजीत पवार की एनसीपी महायुति गठबंधन आने वाले चुनावों में सत्ता में वापसी करेगा। उन्होंने मंगलवार को कोल्हापुर के कन्हेरी मठ में धर्म ध्वज के उद्घाटन के मौके पर संतों के एक सम्मेलन को संबोधित किया था और वहां पर यह ऐलान किया। विधानसभा चुनावों से पहले ही शुरू की गई महायुति गठबंधन सरकार की महत्वाकांक्षी कल्याणकारी योजना मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना के तहत 21 से 65 साल की विवाहित विधवा और बेसहारा महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए दिए जा रहे हैं और इसके लिए लाभार्थी की वार्षिक जो पारिवारिक आय है वो 2.5 लाख रुपए तक होनी चाहिए। शिंदे ने लाड़की बहन योजना को लेकर सरकार की आलोचना करने के लिए विपक्षी दलों की आलोचना की और पूछा उन्हें ईर्ष्या क्यों हो रही है। सीएम एकनाथ शिंदे ने आगे कहा, अगर प्यारी बहनें सरकार को ताकत देंगी तो सरकार इसे 1,500 रुपए से बढ़ाकर 2,000 रुपए कर देगी, यहाँ तक कि इसे 3,000 रुपए तक भी किया जा सकता है। अब सीएम शिंदे के इस ऐलान से विपक्ष में हड़कंप मच गया है। विपक्ष को समझ नहीं आ रहा है कि वो लाड़की बहन योजना को लेकर क्या करे, क्योंकि पूरी तरह से यहाँ पर एकनाथ शिंदे लगातार इस तरह के दावे और ऐलान कर रहे हैं जिससे विपक्ष दबाव महसूस कर रहा है और लाड़की बहन योजना को लेकर शुरुआत से ही विपक्ष ने मोर्चा खोल रखा है। अब जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने कहा है कि लाड़की बहन योजना की राहत राशि को 1,500 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दिया जाएगा, उसके बाद उद्धव ठाकरे का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा सिर्फ ये चुनावी हथकंडे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। खबरों के आखिर में विपक्ष की बौखलाहट की। महाराष्ट्र सरकार का देसी गायों को राज्य माता गोमाता घोषित करने का फैसला सिर्फ धार्मिक आस्था से ही नहीं जुड़ा है बल्कि गोपालन को बढ़ावा देने वाला भी है। गोवंश का संरक्षण सरकारी नीतियों में रहने पर भी जमीन पर नहीं उतर पाया, जिसको लेकर कई आंदोलन महाराष्ट्र में हुए। लेकिन सीएम एकनाथ शिंदे का यह ऐलान विपक्ष को हजम नहीं हो रहा है। वो इस फैसले की जमकर आलोचना कर रहा है। यहाँ तक कि संजय राउत ने गोमाता को राज्य माता का दर्जा दिए जाने पर
वीर सावरकर से इस पूरे मुद्दे को जोड़ दिया है। राउत ने कहा कि ये सिर्फ चुनावी हथकंडे, वैसे शिंदे के इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि बड़ी तादाद में गोवंश की तस्करी होती है और बूचड़ खानों में उन्हें भेजा जाता है। खाड़ी देशों को काफी बड़े पैमाने पर बीफ का निर्यात किया जाता है। आस्तिक हिंदू मानते हैं कि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। विदेशी जर्सी गाय की तुलना में भारतीय गाय का दूध अधिक पौष्टिक होता है। शिशुओं के लिए मां के दूध के बाद गोमाता के दूध का ही विकल्प है। राज्य के कृषि, डेयरी विकास, पशुपालन विभाग ने अपनी अधिसूचना में कहा है कि इस फैसले के मूल में पोषण में देसी गाय के दूध का महत्व, आयुर्वेदिक और पंचगव्य उपचार के लिए इस्तेमाल और जैविक खेती में गाय के गोबर से बने खाद का इस्तेमाल शामिल है। मंत्रिमंडल की बैठक में देसी गायों के पालने के लिए अनुदान योजना भी शुरू की गई है। अगर किसान गाय पालते हैं तो उन्हें हर रोज 50 रुपए भी दिए जाएंगे, इसका भी प्रावधान किया गया है। यानी एक के बाद एक इस तरह की कल्याणकारी योजनाएं शिंदे सरकार की तरफ से लाई जा रही हैं, जिससे विपक्ष काफी हताश और परेशान नजर आ रहा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में चुनावों की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। चुनाव आयोग की टीम वहां पर निरीक्षण कर चुकी है, समीक्षा कर चुकी है, बैठकें हो चुकी हैं और बताया जा रहा है कि 6 नवंबर के बाद महाराष्ट्र में कभी भी चुनाव हो सकते हैं। इसको लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है, लेकिन महायुति सरकार लगातार कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान कर रही है और ऐसी योजना ला रही है जिससे विपक्ष परेशान हो चुका है। महाराष्ट्र फाइल्स में फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारे इस वीडियो की खबरें कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।